किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। समय राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। उसी तरह से ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, यह कोई नहीं जानता। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास लाखों का व्यापार होता था। रंक से राजा बनते देर नहीं लगती और कहा जाता है कि माया छाया काया, यह कभी भी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन सेठ पर बुरा समय आ गया। सेठ के व्यापार में बहुत घाटा पड़ने लगा। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का कर्जदार बन गया और सेठ एकदम से कंगाल हो गया। यह तो आप सबको पता ही है कि बनी के सब साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई भी नहीं। सारे रिश्ते नाते धन से ही जुड़े होते हैं और धनहीन हो जाने पर अपने सगे भी पराये हो जाते हैं। सारे रिश्तेदार, भाई बंधु, सभी लोग दूरियां बनाने लगते हैं। दोस्तों, अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ गई तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों और रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि सेठ बहुत गरीब हो गया है और वह इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सेठ की हालत बद से बदतर होती गई और वह कर्ज में डूब गया। कर्ज मांगने वाले भी उसे बहुत तंग करने लगे। एक ना एक दिन प्रतिदिन कोई ना कोई उसके दरवाजे पर खड़ा ही रहता था। सेठ जी, आपने अब तक कर्जा क्यों नहीं चुकाया? आपने हमसे पैसा उधार लिया था, उसे चुकता क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे एक विचार आ रहा है। क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं, तो हम उनका पैसा कहाँ से चुकाएं? ऊपर से हमारे खुद के खर्चे के लिए भी धन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल समय में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं। अगर मेरे पिता और भाइयों से थोड़ी मदद मिल जाएगी तो हम फिर से कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। पत्नी की सहमति मिलने पर वह सेठ अपनी पत्नी को साथ लेकर रात के अंधेरे में अपनी ससुराल के लिए चल दिया। सेठ की ससुराल वहां से लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही अपनी ससुराल के पास पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं की मुड़ेर पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहा, प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत साथ नहीं दे रही कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि अभी तक तो लोग हमसे मदद मांगने आते थे और आज मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। सेठ बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की और यदि मना कर दिया तो मैं आत्मग्लानि से मर जाऊंगा। कहते हैं कि यह समाज उसी को खाने के लिए पूछता है जो घर से खाना खाकर निकलता है, जिसका पेट पहले से ही भरा होता है। लोग उसी को आमंत्रित करते हैं। भूखे लाचार लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपने मायके जाओ और यदि वहाँ तुम्हें देखकर सब लोग खुश हों और तुम्हारा आदर सम्मान करें तो तुम मुझे यहाँ आकर ले जाना। और यदि वो लोग तुम्हें देखकर खुश ना हों और तुम्हारा किसी प्रकार का सम्मान ना करें तो तुम वहाँ से खड़ी खड़ी वापस लौट आना। फिर हम लोग अपने घर वापस चलेंगे। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूँगा और तुम्हारा इंतजार करूँगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा कहकर उसके मायके में उसे भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर उसी कुएं पर छोड़कर अपने मायके आ जाती है और जाकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने और भाभियों ने जब देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई हैं तो उसे देखकर वे लोग सोचने लगे कि इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्जा मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं,
इसलिए ज़रूर यह कुछ ना कुछ हमसे मांगने ही आई होगी। दोस्तों कहते हैं कि निर्धन मनुष्य से सभी लोग कन्नी काटते हैं। सेठ की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक के लिए नहीं पूछा। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह वहां से उसी स्थान पर वापस चली आई जहां पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभीियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा, प्रिय, अब हमारा उनके पास वापस जाना उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों यहाँ से अपने घर वापस लौट जाएं। अब जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, क्योंकि अब तो हम परमात्मा के सहारे हैं। हम अपना समय काट लेंगे। ऐसा विचार करके सेठ और सेठ की पत्नी वहां से अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं। उस समय पैदल का ही रास्ता था। चलते चलते जब वे अपने गांव के पास पहुंच गए, तभी सेठ की पत्नी रास्ते में गिर पड़ती है, क्योंकि वह गर्भवती थी और ज्यादा देर चलने की स्थिति में नहीं थी। अत्यधिक दूर चलने के कारण सेठ की स्त्री को प्रसव का दर्द उठ गया। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको रास्ते से उठाकर पास के खेत में ले चलो। सेठ अपनी पत्नी को उठाकर वहीं पास में स्थित एक बाजरे के खेत में ले गया। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद में जब सेठ की पत्नी होश में आई, तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके तुम मेरी गोद में दे दो और इस जेर को, गंदे रक्त को एक कपड़े में बांधकर खेत में जाकर गाड़ दो। सेठ ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा अभी थोड़ा सा ही खुदा था कि तभी उस स्थान पर एक कलशा दबा हुआ दिखाई दिया। सेठ ने कलशे को बाहर निकाला तो उसमें से सोने की अशर्फियां निकली। सेठ उस कलश को लेकर खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी दौलत भी दी है। किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके साथ साथ उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से ही कर देता है। सोने की अशर्फियों से भरे उस कलशे को देखकर सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हुई। अब सेठ खुशी खुशी अपने स्त्री और बेटे को लेकर घर वापस आता है। उनके आने जाने के हाल को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं जान पाया था, क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से चमक गई थी। कुछ ही दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू किया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन में बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना धनवान बन गया, यह बात उसके अड़ोस पड़ोस वालों के गले नहीं उतर रही थी। वे सोचने लगे कि कल तक तो इसके घर में खाने तक को नहीं था। कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से इसे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो सेठ फिर से इतना अमीर बन गया। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में कुछ लोग दूसरे की तरक्की से, दूसरे के सुख चैन से बहुत जलते हैं। इतना तो वे अपने दुख से भी दुखी नहीं होते। इंसान दूसरों की तरक्की से दुखी हो जाता है, लेकिन उससे सीख नहीं लेता। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की स्त्री से पूछती है कि बहन, समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। देखो ना, तुमने सारा कर्जा भी उतार दिया और फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली सीधी सादी थी। उसने जैसे जैसे उसे धन मिला वो सारी बात पड़ोसन को बताती। पड़ोसन यह सब सुनकर अपने घर पहुंची और उसने वहां जाकर अपने पति को सारी बात बताई। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में पानी हो गया। पड़ोसी बड़ा जमींदार था।
और जिस खेत में सेठ को धन मिला था वह खेत इसी पड़ोसी के हिस्से में आता था। उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो गई। वह कहने लगा कि वह खेत तो हमारा था जिसमें से उसे धन मिला है, उस धन पर तो केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लेकर ही रहूंगा। उस जमींदार ने राजा के दरबार में सेठ पर मुकदमा कर दिया। वह कहने लगा कि महाराज, फलां सेठ को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है और वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो फिर उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वह सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। अब तो राजा ने उस सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि सेठ, सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा धन निकाल कर लाए हो। यह आदमी कह रहा है कि वह धन इसके दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान की। महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। सेठ की पूरी पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार करने के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि धन तो सेठ को मिला है, इसलिए उस धन पर अधिकार तो सेठ का ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वह मरने से पहले ही दे जाते, उसे जमीन में गाड़ कर क्यों जाते। और अगर यह धन इसके भाग्य में होता तो अब तक इसको मिल चुका होता। जब इसके खेत में धन गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि जमींदार, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वह धन तुम्हारे दादाजी का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पुनर्जन्म से आए हैं। जब तक वह नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को भी धन नहीं मिला था, और जैसे ही बालक ने जन्म लिया उस जन्म के साथ ही सेठ को वह धन मिल गया। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया जो उसको देना था। अब बाकी जो धन बचा हुआ है उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाए। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा, यानी तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को ही सौंप दिया जाएगा। तुमने जो यह कहा था कि वह धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पर पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से वापस निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक के रूप में हैं। जब तक यह बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए हर महीने 5 रुपए सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार सन्न रह गया। वह सोचने लगा कि यह क्या हुआ। मेरा धन मुझे मिलने की बजाय मुझे 5 रुपए महीने उल्टा सेठ को देने पड़ेंगे। मैंने धन देखकर नीयत खराब की थी। यह सब उसी का परिणाम है। मित्रों, वह जमींदार वहां से अपना सा मुंह लेकर लौट गया और हर महीने 5 रुपए उस सेठ को देने पड़ते थे। इसीलिए कहते हैं कि पराये धन पर नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।